दोस्तों, कलाम आर्ट्स क्लासेज के इस एनसीईआरटी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो अभी मैं आपको छठी क्लास का भूगोल पढ़ा रहा हूँ और मैंने आपको बताया था कि मैं एक लेसन को 2 पार्ट में वीडियो बना करके कंप्लीट करूँगा। तो पहला जो चैप्टर है उसका मैंने फर्स्ट पार्ट डाल दिया था, अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपको आधा पढ़ा दिया और ये फर्स्ट लेसन का सेकेंड पार्ट है जिसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो बिना कोई देरी किए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। देखिए, पृथ्वी, मैं आपको बताया था कि हमारा पृथ्वी भी एक ग्रह है, और देखिए सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। अगर सूर्य से दूरी के अनुसार देखिएगा तो पृथ्वी तीसरा, सूर्य के सब दूरी के अनुसार पृथ्वी क्या है, तीसरा। सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद क्या है, पृथ्वी। तो सूर्य से दूरी के अनुसार तो पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में क्या है, पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक ना। और इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। मतलब 8 ग्रह में एकमात्र ऐसा ग्रह है सौरमंडल का पृथ्वी जिस पर जीवन पाया जाता है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। अगर आप देखिएगा तो पृथ्वी ना ध्रुवों के पास थोड़ी आपको चपटी मिलेंगी, जिसको भूभाग कहते हैं। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहते हैं। क्या कहते हैं, भूभाग। और आप जानते हैं भूभाग का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। भूभाग का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी के समान आकार। देखिए, जीवन जीने के लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ जीवन जीने के लिए जो परिस्थितियाँ चाहिए, जो अनुकूल परिस्थितियाँ, वो किस पर पाई जाती है, पृथ्वी पर। क्योंकि जीवन जीने के लिए हवा चाहिए, जल चाहिए, मिट्टी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सब कहाँ है, पृथ्वी पर है। तो पृथ्वी पर पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है, हमारा पृथ्वी न तो ज़्यादा गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पर पानी और वायु उपस्थित है, यानी कि पृथ्वी पर हवा और जल पाया जाता है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जो कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। और वायु में जीवन के लिए जो आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, पृथ्वी पर क्या ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। पृथ्वी क्या है, सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। और देखिए यहाँ पर क्या बोलता, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला रंग की दिखाई देती है। मैं आपको बताया था कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी आपको नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताया था कि पृथ्वी के अगर आप देखिएगा तो पृथ्वी के 71% भाग में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। और पृथ्वी के मतलब 71% भाग में जल पाया जाता है, इसीलिए जल की अधिकता के कारण ही पृथ्वी आपको कैसा दिखाई देता है, नीला। तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढका है। क्योंकि पृथ्वी का 2/3 सतह किससे ढका है, जल से, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। मतलब जल की अधिकता के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह। तो आपको पता आया कि जल की अधिकता के कारण ही पृथ्वी को हम क्या कहेंगे, नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका है। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ कहा जा रहा है, ये कॉलम बना करके दे रहा है कि क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 10वां के फिजिक्स में कि प्रकाश की गति कितनी मानी जाती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखिएगा तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लग जाता है, 8 मिनट। और मैं आपको बताया था कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितना समय में पहुंचता है। तो आप याद कीजिए, कल की क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट और लगभग 16 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो पृथ्वी के प्रकाश जो है सूर्य तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय ले लेता है। चलिए अब आइए आगे इसी टॉपिक में देखिए कि हम लोग चर्चा करेंगे अब चंद्रमा के ऊपर, जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अब हम लोग किसके ऊपर चर्चा करेंगे, चंद्रमा के ऊपर। और आप जानते हैं चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इसके पास भी अपना कोई प्रकाश नहीं है, क्योंकि उपग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है।
चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4। आप जानते हैं चंद्रमा का व्यास कितना है? तो चंद्रमा का व्यास है 3473 किलोमीटर। चंद्रमा का व्यास कितना है? 3473 किलोमीटर चंद्रमा का व्यास है। और चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। चंद्रमा हमको इतना बड़ा क्यों नज़र आता है? आप जानते हैं ऊपर में तारा उरा सब तो आपको छोटा छोटा नज़र आता है, लेकिन चंद्रमा आपको बड़ा नज़र आता है। चंद्रमा इतना बड़ा हमें इसीलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे नज़दीक है। अगर अन्य खगोलीय पिंड या अन्य ग्रहों की तुलना में पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है, इसीलिए चंद्रमा हमको उतना बड़ा नज़र आता है। अगर आप देखिएगा तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना है? 3,84,400 किलोमीटर। पृथ्वी से, ध्यान देना मेरी बात को, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हो, ठीक ना? अब तुम पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हो। देखिए यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान दीजिएगा। रोचक तथ्य देखिए, चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आप लोग नाम सुने होंगे कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। यानी कि चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला सबसे पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह पर कदम कब रखा? तो 20 जुलाई 1969 को। मालूम करो कि कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है, तो भारतीय व्यक्ति का नाम है राकेश शर्मा। इस चीज़ को ध्यान देना, चंद्रमा पर यानी कि भारतीय चंद्रमा पर अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति, चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था? राकेश शर्मा था। और भारतीय मूल के अंतरिक्ष में पहली महिला तो आप जानते हैं कि कल्पना चावला थी, भारतीय मूल की, है ना। चलिए अब आइए, एक चीज़ आपके दिया गया है बुक में, एक डेफिनेशन दिया गया, ज़रा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कि देखिए उपग्रह सैटेलाइट, उपग्रह क्या है? तो मैं आपको बताया था ना कि उपग्रह के पास भी अपना प्रकाश नहीं होता। उपग्रह उसको बोलते हैं जो ग्रह का परिक्रमा करता है, ग्रह के चारों तरफ घूमते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? उपग्रह। तो देखिए उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। मैं यही बात ना बोला हूँ कि उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। मतलब सौर मंडल में मैं आपको बताया था कि 8 ग्रह है, जितना भी ग्रह है सब किसके चारों तरफ घूमता है? सूर्य के चारों तरफ। लेकिन उपग्रह किसके चारों तरफ घूमेगा? ग्रह के चारों तरफ। तो उपग्रह ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ कहा जा रहा है कि मानव निर्मित उपग्रह। आप जानते हैं मानव निर्मित उपग्रह क्या है? तो देखिए बहुत अच्छा से दिया गया है कि मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। मानव निर्मित उपग्रह क्या है? कृत्रिम पिंड है, मतलब बनाया गया है उसको। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। साइंटिस्ट देखिएगा तो जो मानव जो सैटेलाइट जो बनाता है, हम लोग अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। क्यों सैटेलाइट? इसीलिए तो मानव निर्मित उपग्रह को इसीलिए बनाते हैं ताकि ब्रह्मांड के बारे में, पृथ्वी के बारे में जानकारी मिल सके। और पृथ्वी पर संचार के माध्यम, जैसे मौसम संबंधी कोई जानकारी वगैरह मिलता है या इंटरनेट वगैरह चलता है, वो सब किससे जुड़ा होता है? सैटेलाइट से जुड़ा होता है। तो इसका उपयोग इसीलिए किया जाता है ताकि ब्रह्मांड के बारे में जानकारी मिल सके, या संचार के माध्यम के लिए किया जाता है। और इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में कैसे भेजा जाता है? तो रॉकेट के द्वारा। देखिए रॉकेट परीक्षण दिया गया है। तो इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ये 3 गो स्टेप में होता है। पहला तो रॉकेट में ये होता है, रॉकेट फिर इसको छोड़ देता है और फिर ये उपग्रह जा कर के वो अपने कक्षा में प्रवेश कर जाता है। तो इस सैटेलाइट को किसके द्वारा भेजा जाता है? इस रॉकेट के द्वारा इसे अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। जैसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है, जैसे आप एक चीज़ देखिएगा, आपके बुक में एक चीज़ दिया गया है कि अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह, जैसे भारतीय कुछ, हमारा भारत ने भी कुछ सैटेलाइट बनाए हैं बहुत सारा, जैसे इनसेट है, भारत का उपग्रह है इनसेट, IRS है, एडूसैट है,
इनसेट है, IRS है, एडूसैट है, ये सब भारत का उपग्रह है। आप जानते हैं इस चीज़ को? भारत ने प्रथम मानव निर्मित उपग्रह क्या है? भारत का प्रथम मानव निर्मित उपग्रह मैं पूछूंगा तो क्या बताओगे? आर्यभट्ट। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का प्रथम मानव निर्मित उपग्रह क्या है? आर्यभट्ट है। जैसे तुम सुना होगा कि आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, इनसैट, जीसैट, चंद्रयान 3 अभी लॉन्च हुआ है ना, चंद्रयान 3। ये सब क्या है? भारत का है। भारत का सबसे पहला मतलब सैटेलाइट कौन था जिसको मानव ने बनाया था, मानव निर्मित सैटेलाइट आर्टिफिशियल? ये था आर्यभट्ट था। कौन था? आर्यभट्ट। और जानते हो भारत में जितना भी उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा जाता है भारत का, वो इसरो के द्वारा भेजा जाता है। इसरो। भारत में मानव निर्मित उपग्रह का निर्माण कौन करता है? इसरो करता है। जितना सैटेलाइट बनाना, सैटेलाइट का डिज़ाइन तैयार करना, उसका मॉडल तैयार करना, ये सब इसरो करता है। और इसरो ही इसको भेजते हैं। इसरो के साइंटिस्ट ही इसको अंतरिक्ष में क्या करते हैं? भेजते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पे आए। ध्यान देना मेरी बात को। देखो चंद्रमा के बारे में क्या कहा जा रहा है। देखो चंद्रमा के बारे में एक चीज़ कह रहा था कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा कि चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है, तो 27 दिन। यानी कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष का एक चक्कर भी पूरा करता है। और इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष का एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। देखो क्या कहा जा रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में उसका कितना दिन लगता है? 27 दिन। 27 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है। और इतनी ही समय में वो अपने अक्ष का भी एक चक्कर लगा लेता है। लेकिन पृथ्वी से हम चंद्रमा के केवल एक भाग को ही देख पाते हैं। जानते हो पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59% भाग दिखाई देता है। आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी में कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? 59% भाग। देखो चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। चंद्रमा की जो परिस्थितियाँ है वह जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल इसीलिए नहीं है क्योंकि अगर आप चंद्रमा पर देखिएगा तो ज़मीन ऊबड़ खाबड़ है। चंद्रमा का जो ज़मीन है वो क्या है? ऊबड़ खाबड़ सतह। कहीं पर बहुत ऊंचा पहाड़ पाया जाएगा, कहीं गड्ढा पाया जाता है। देखिए चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है क्योंकि इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढा, चंद्रमा की सतह पर छाया, इसके पर पर्वत है, कहीं मैदान है, कहीं पर बहुत गड्ढा है, चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को तुम देख सकते हो। देखो जीव एवं पौधे को जीवित रहने के लिए और विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? जल, मिट्टी, हवा, ये सब चंद्रमा पर नहीं है। चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं तुमको पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान देना मेरी बात को। क्षुद्र ग्रह। जानते हो ये क्षुद्र ग्रह क्या है? देखो क्षुद्र ग्रह उसको बोलते हैं, जैसे मान लो कि अगर तुम देखोगे तो तारा, ग्रह या उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटा छोटा पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगर ब्रह्मांड में देखोगे तो बहुत सारा पिंड है जो सूर्य के चारों तरफ घूमता है, चक्कर लगाता है। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और क्षुद्र ग्रह देखोगे ना तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। जैसे मान लो कि ये सूर्य है, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह हो जाएगा? बुध ग्रह। बुध के बाद कौन होगा? शुक्र। शुक्र के बाद क्या हो जाएगा? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद क्या हो जाएगा? मंगल। मंगल के बाद बृहस्पति, है ना? मंगल के बाद बृहस्पति। तो देखो बृहस्पति ग्रह, तो ये मंगल ग्रह है, ये बृहस्पति है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो पट्टी पाया जाता है वो किसका पट्टी है? क्षुद्र ग्रह का। तो क्षुद्र ग्रह मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। और एक चीज़ को ध्यान देना, तुम्हारे एग्जाम में कई बार पूछता है आंतरिक और बाह्य ग्रह। तो जानते हो क्षुद्र ग्रह के अंदर वाला भाग ये आंतरिक ग्रह है। जैसे बुध है, बुध पर से देखोगे क्या? शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ये चारों आंतरिक ग्रह है। और क्षुद्र ग्रह के उधर वाला भाग को बाह्य ग्रह बोलते हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो है, जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है, वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह
ग्रह का ही भाग था। वैज्ञानिक मानते हैं कि क्षुद्र ग्रह जो था एक समय में ग्रह का ही एक भाग था, लेकिन ग्रह जो टूट गया ना, जैसे मान लो कि कोई बहुत बड़ा ग्रह रहा होगा, लेकिन वह ग्रह टूट गया, तो ग्रह के टूटने के बाद छोटा छोटा उसका टुकड़ा हो गया होगा, तो वही टुकड़ा अभी घूम रहा है चारों तरफ। तो वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह का ही एक भाग था जो बहुत पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट करके क्या हो गया, अलग हो गया। जो बहुत पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट करके अलग हो गया, क्या, क्षुद्र ग्रह। अब जो देखोगे तुम, मेरी बात को ध्यान देना, क्षुद्र ग्रह के बाद अब तुम पढ़ोगे उल्का पिंड। क्षुद्र ग्रह के बाद उल्का पिंड। उल्का पिंड जानते हैं, सूर्य के चारों तरफ, ध्यान देना मेरी बात को, सूर्य के चारों तरफ छोटा छोटा पत्थर के टुकड़ा जैसा, जैसे ग्रह घूमता है ना, तो सूर्य के चारों तरफ ग्रह के घूमने के साथ साथ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ा भी घूमता है। जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है उसको हम उल्का पिंड कहते हैं। और कई कई बार तुम देखा होगा ये जो उल्का पिंड होता है ये टूट करके पृथ्वी पर गिरता है। और जब ये उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरता है तो भाई मान लो कि अगर ये उल्का पिंड टूट के पृथ्वी पर गिरेगा तो हवा में घर्षण होगा कि नहीं होगा वायुमंडल में। तो घर्षण होने के कारण ये उल्का पिंड क्या करता है, जलता है। और कोई कोई उल्का पिंड तो ऐसा होता है जो बिना जले हुए पृथ्वी पर आता है, और बिना जले हुए पृथ्वी पर अगर उल्का पिंड अगर गिरता है तो पृथ्वी में गड्ढा कर देता है, धरती के अंदर में, मतलब ये हो जाता है गड्ढा। यही दिया गया है, देखो, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। मैं यही ना बोला हूँ कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण करते हैं। ये जो उल्का पिंड कभी कभी जब नीचे गिरता है पृथ्वी पर तो वायु के साथ ही घर्षण करता है, मतलब वायु के साथ इसका घर्षण होता है, रगड़ाता है। इसके कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करता है। कोई कोई उल्का पिंड देखोगे जब ऊपर से नीचे आता है और वायु के साथ घर्षण होगा तो एकदम लाइट देगा, खूब लाइट, एकदम प्रकाश देगा। और कभी कभी कोई उल्का पिंड अच्छा से नहीं जलता और पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर पृथ्वी पर क्या होता है, गड्ढा बन जाता है, जिससे पृथ्वी पर क्या होता है, गड्ढा बन जाता है। चलो अब ध्यान दो मेरी बात को। अब हम लोग पढ़ेंगे आकाश गंगा के बारे में। देखो, आकाश गंगा जो है, ये आकाश गंगा क्या है, आकाश गंगा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर मैं तुमको बोलूँगा कि आकाश गंगा क्या है, तो जानते हो अंतरिक्ष में जो असंख्य तारों का जो समूह है, जैसे अंतरिक्ष में अगर देखोगे तो लाख तारों का जो समूह है उसको हम आकाश गंगा कहते हैं ना। पढ़ा होगा कि अंतरिक्ष में जैसे आकाश गंगा क्या है, तो अंतरिक्ष में जो तारों का जो समूह है उसी को क्या कहते हैं, आकाश गंगा। देखो, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता देखा है? देखो, ये तारा का रास्ता है ना, एक छोटा सा पट्टी देखो, इसमें बहुत सारा तारा है, बहुत सारे तारा पाया जाता है इस पट्टी में। तो यही बोलता है कि क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर एक चौड़ी सफ़ेद पट्टी देखा है जो चमकता है? यह लाखों तारों का समूह है। ये क्या है, लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा है, मिल्की वे। यह पट्टी क्या है, आकाश गंगा है। तो आकाश गंगा क्या है, तो अगर पूछेगा कि ये जो पट्टी जो है, जो तुमको क्या है, आकाश गंगा है। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। हमारी आकाश गंगा, हमारा सौर मंडल भी क्या है, इस आकाश गंगा का एक भाग है। आकाश गंगा को अंग्रेजी में मिल्की वे बोलते हैं। आकाश गंगा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। आकाश गंगा का भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना, ध्यान देना मेरी बात को, देखो, प्राचीन भारत में जो आकाश गंगा जो है, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में बहती एक नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा में देखोगे तो करोड़ों तारा होता है। आकाश गंगा में असंख्य तारा, बादल तथा गैसों की एक प्रणाली है। आकाश गंगा असंख्य तारों का, बादलों का और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार ये लाखों तारों का समूह है। हमारी जो आकाश गंगा है ना, वो मंदाकिनी यानी कि दुग्ध मेखला है। हमारी जो आकाश गंगा है वो, इस चीज़ को ध्यान देना कि जो हमारी आकाश गंगा जो है मंदाकिनी यानी कि दुग्ध मेखला है। चलो
अब आ जाओ, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो हमारी जो आकाश गंगा है वो मंदाकिनी यानी कि दुग्ध मेखला है। चलो, आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। आकाश गंगा मिलकर के किसका निर्माण करेगा? ब्रह्मांड का निर्माण करेगी। और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अधिक कठिन है। ब्रह्मांड कितना विशाल है ये कल्पना करना बहुत कठिन है, ठीक ना। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। तो आकाश गंगा मिल करके किसका निर्माण करेगा? ब्रह्मांड का निर्माण करेगा, है ना। ध्यान देना, आकाश गंगाएं मिल करके ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो आकाश गंगाएं मिल करके ब्रह्मांड का निर्माण करेगी। देखो एक चीज़ है यहाँ, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर है तथा पृथ्वी सौर मंडल का एक भाग है। हमारा सौर मंडल आकाश गंगा का एक भाग है। पृथ्वी किसका एक भाग है? सौर मंडल का। मान लो कि सौर मंडल में पृथ्वी है, पहले सौर मंडल और सौर मंडल में क्या है? पृथ्वी है। तो सौर मंडल में पृथ्वी है, पृथ्वी सौर मंडल का एक भाग है, और सौर मंडल आकाश गंगा का एक भाग है। सौर मंडल किसका एक भाग है? आकाश गंगा का एक भाग है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा। और ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि लाखों आकाश गंगाएं मौजूद है। देखो जैसे मान लो कि हमारी पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी, सबसे पहले ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में आकाश गंगा, आकाश गंगा में सौर मंडल, और फिर सौर मंडल में पृथ्वी, ठीक ना। तो चलो, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, है ना। क्लास 6 की एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूँ। इसी क्रम में धीरे धीरे मैं आपको पूरा एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा। देखो एनसीईआरटी को एक सीक्वेंस में अगर आप पढ़िएगा, बहुत सिंपली वे में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप पूरा अच्छी पूर्वक समझ पाइएगा चीज़ों को, है ना, जान पाइएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। चलिए, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में बताइएगा। इसी एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए कोई बच्चा मतलब कोर्स ज्वाइन करता है, पैसा खर्च करता है, लेकिन ऐसा नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ते जाइए। पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए अनेकों प्रकार के संसाधन आजकल के समय में मौजूद है, जहाँ से वह फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकता है। चलिए, तो ठीक है, धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके।